नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेसिस और सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ताकि हम पहचान सके कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सोल्ट है। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज। एसिड क्या होते हैं? दीज आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड हैं वो टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं। सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब एसिड को वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, डाला जाता है, तो वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं। फोर्थ है एसिड कोरड मेटल्स। जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कोरड होने लग जाता है, यानी कि गलने लग जाता है, या फिर कहेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वीक होने लग जाता है मेटल। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं एसिड्स के। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह वीक एसिड्स में हम बात करें तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये कुछ वीक एसिड्स के एग्जांपल हो गए। अब एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल जिसको हम यूज भी करते हैं। तो हम लेंगे लेमन। लेमन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिड लेमन में जो एसिड पाया जाता है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और जब ब्लू लिटमस पेपर को लेमन के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है, जितना ये एसिड यानी कि लेमन जूस के कांटेक्ट में आया उतना ये रेड में चेंज हो गया। ठीक है, अब एसिड में दो टर्म्स आती हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड हम उसे कहेंगे जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो उसे कहा जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड में जो है वो एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो हैं वो टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। सेकंड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल एसिड का अपोजिट। एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। OH यानी कि हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं हम इसे, और हाइड्रोक्साइड भी। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं जब उन्हें एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, और ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच अगर हम करेंगे किसी ज्यादातर बेसिस को, वो टच में सोपी होते हैं। जिस तरह से सोप होता है उसी तरह से ही ये होते हैं टच में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। उसके बाद है वीक बेसिस हैं NH4 यानी कि अमोनिया और OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये एक वीक बेस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिस का जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो सोप होता है उसमें एक बेस पाया जाता है NaOH। ठीक है, ये वाला बेस सोप और डिटर्जेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसी से बने होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स ज्यादातर। ठीक है, जो भी सोप होता है, जब रेड लिटमस पेपर को आप सोप के कांटेक्ट में लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है, अब बेसिस में एक स्पेशल टर्म आती है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में
सोल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे सोप या डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, और वो किससे बने होते हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। सो पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सपोज कीजिए हमें कोई सब्सटेंस गिवन है X, हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो आप कहेंगे कि इसका हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर ये टेस्ट में सोर हुआ यानी कि खट्टा हुआ तो हम इसे कहेंगे एसिड, और ये टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा हुआ तो हम कहेंगे इसे बेस। लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करना प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके टेस्ट करने से हमारी लाइफ डेंजर में आ सकते है या फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो इसका पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब ये अलग अलग सब्सटेंसेज के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा, और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह से स्मेल भी डिफरेंट होगी जब ये अलग अलग सब्सटेंसेज के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर या फिर प्लांट से मिलते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहला इसका लिटमस। तो लिटमस पेपर के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर जो कि प्लांट से मिलता है हमें, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से रेड कलर का लिटमस पेपर जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी या फिर टर्मरिक कहें जिसे, ये इसका कलर येलो होता है। तो एसिड के कांटेक्ट में जब ये आती है तो इसका कलर येलो ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगी तो इसका कलर रेड हो जाता है। इंडिकेटर्स का सेकंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। और जब मिथिलीन ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है येलो, ठीक है। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है वो वाटर की तरह हो जाता है, यानी कि कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन जब फेनोफ्थलीन बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये इस तरह का कलर शो करने लगता है। इसे वॉयलेट कहें या फिर डार्क पिंक कहें, ठीक है। डार्क पिंक या फिर वॉयलेट कलर ये शो करने लगता है। इंडिकेटर्स का थर्ड टाइप है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है एसिड और बेसिस के साथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए। तो वनीला एसेंस जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। बहुत तेज स्मेल इसमें से आती है। लेकिन जब वनीला एसेंस बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। इसी तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। इसे हिंदी में लौंग का तेल कहा जाता है। क्लोव ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब क्लोव ऑयल बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। इंडिकेटर्स यहां पर हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा और मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में क्या बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल और एसिड का रिएक्शन। तो एसिड और मेटल जब रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एसिड की जगह पर हम लेते हैं HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल में हमने लिया जिंक। जब जिंक को HCl में डाला जाएगा तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा, ZnCl और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि Zn यहां पर है, Zn ने HCl में से H को ही रिमूव कर दिया, यानी कि इसे डिस्प्लेस कर दिया और ये H की जगह खुद आके ZnCl बनाता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और ये ZnCl जिंक क्लोराइड ये एक सोल्ट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। इसी तरह से जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस और मेटल दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में देंगे सोल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और मेटल में लिया हमने Zn। जब NaOH में जिंक को डाला जाएगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट में हमें देगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। और ये जो सोडियम जिंकेट है ये है सोल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसके साथ में रिलीज होगी, निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में देख सकते हैं जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनती है, और मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोडक्ट में हमें मिलती है। तो जो ये हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें दोनों कंडीशन में, इसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही थी पीछे वाले रिएक्शन में, उसे चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उसके गैस बबल्स बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे, जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे पॉप साउंड करते हुए। ठीक है, तो गैस बबल्स किस तरह से बनाएंगे, तो सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से हमें सेटअप करना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमें HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ये दोनों रिएक्शन करके इनमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस इस पाइप की सहायता से इस पाइप में से जाएगी और इस सोपी वाटर, ये वाटर कैसा होना चाहिए, सोपी, इस सोपी वाटर में जाएगी। अंदर जो है गैस रिलीज होगी और बाहर जो निकलेगी वो बबल्स में पैक होकर निकलेगी। जैसे ही इस बबल्स के पास हम कैंडल लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सी थी जो रैपिडली बर्न हो रही है, ये है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स और बेसिस के साथ किस तरह से होगा। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो एसिड लिया है हमने HCl और मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम CO3 यानी कि कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl। NaCl ये है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है, और CO2 गैस और वाटर। ठीक है, इसी तरह से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर एसिड लिया है हमने HCl और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिया है हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके फिर से NaCl यानी कि सोल्ट, सोडियम क्लोराइड ये सोल्ट बनेगा, CO2 गैस और H2O यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट्स। ठीक है, बेसिक्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब इन दोनों कंडीशन में जो गैस रिलीज हो रही है, ये CO2 गैस जो रिलीज हो रही है इन दोनों कंडीशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है इसे CO2। इसे किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले रिएक्शंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जाएगा ये देखते हैं। सो टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को टेस्ट किया जा सकता है उसे लाइम वाटर से गुजार के। सो लाइम वाटर होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा CaCO3 और H2O। और जो ये सॉल्यूशन होता है CaOH, ये जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर की तरह देखने में हमें ये कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जब इससे में से CO2 को पास किया जाएगा तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा CaCO3 मिल्की। ठीक है, अब इसमें से और भी CO2, हम अभी भी इसमें से लगातार CO2 पास कर रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट हमें बन जाता है तो ये CaCO3 और H2O, ये आ गया यहाँ पर CaCO3 और H2O। अभी भी हम इसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा फिर आगे जाके CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है ये भी कलरलेस होता है। तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? जब उसे लाइम वाटर से हम पास करेंगे तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है, ठीक है, और वापस फिर से कलरलेस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होगी वो होगी हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, कि कोई भी एसिड और बेसिस दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एसिड और बेस ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा हर कंडीशन में क्या बनाएंगे? सोल्ट और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एसिड हमने लिया है HCl और बेस में लिया है हमने NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2O यानी कि वाटर। जो ये NaCl होता है ये होता है सोल्ट और वाटर एज इट इज बनेगा ही सभी कंडीशन में। ठीक है, और इस तरह का रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और H2O बनाए, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है, तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार। When an acid and bases react to form water and salt called neutralization reaction। जब कोई एसिड या बेस रिएक्ट करके वाटर और सोल्ट बनाता है प्रोडक्ट में तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस टू जनरेट वाटर। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर HCl में क्या होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, और बेसिस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस। ये दोनों आयंस मिलकर साथ में वाटर भी बनाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स और बेसिस की, जिसमें है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है? तो सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड यानी कि उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल के साथ O लगा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सो कोई भी एसिड है या कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा सोल्ट बनाएंगे और H2O। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का है, तो एसिड और बेसिक नेचर हमेशा क्या करते हैं? सोल्ट और H2O बनाते हैं। ये हम पीछे वाले पेज पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। तो एसिड में ले लेते हैं हम HCl एसिड, और मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं CaO।
एसिड आ गया HCl और CaO आ गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। तो HCl और CaO रिएक्शन करके बनाएंगे CaCl कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 और प्लस में H2O, इस चीज का ये निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है और H2O वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम एक एक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके भी एक एक एटम्स हैं। यहाँ पर H का एक है और Cl का भी एक है, यहाँ पर H के दो हैं और Cl के भी दो हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं बता दूं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होता है इनका। और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, ये एसिडिक सब्सटेंस अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, बेस, और ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सोल्ट और H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट वाला रिएक्शन था, कुछ वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेस है हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या होता है C, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ नॉन मेटल जो कि CO2 ये एसिडिक नेचर का होता है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें बनाएंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सोल्ट होता है और साथ में H2O। ठीक है, अब है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर हम सभी एसिड्स की बात करें कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, और अगर सभी बेसिस की बात करें कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। तो सभी एसिड्स में ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस। सभी एसिड, कोई भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयंस होंगे ही होंगे, ये चीज इसमें कॉमन होती है। ठीक है, हाँ, उनकी संख्या ज्यादा या कम हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस कम होंगे। ठीक है, सेकंड है दीज H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये ही उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में क्या कॉमन होता है, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस। सभी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस कम होंगे। ठीक है, एंड दीज हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। यही हाइड्रोक्साइड आयंस ही किसी भी बेस के बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से ही कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है। एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में हमें क्या प्रोडक्ट देंगे। सो सबसे पहले है एसिड्स। एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस वाटर में जाते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट में देंगे H3O पॉजिटिव, और जो ये H3O पॉजिटिव होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इसे इस तरह से समझ लेते हैं, H पॉजिटिव आयंस की जगह हम ले लेते हैं HCl, क्योंकि HCl में ही H पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो HCl और H2O दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन का आयन। ठीक है, सो इसमें एक पॉइंट दिया गया है हमें कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं ये अलोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं रहते हैं। दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है ये इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं, H3O पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिस। बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में पुट किया जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। सो बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयंस। जब बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो हमें देंगे हाइड्रोक्साइड आयंस। इसे यहाँ पर
देख लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो यहाँ पर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो एक बेस होता है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे ये यहाँ पर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर्स के बारे में आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक या फिर फेनोथिलीन, कुछ इसी तरह के इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कलर शो करता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे कहा जाता है pH, इसमें P का मतलब होता है पावर और H का मतलब हाइड्रो पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही ये कलर शो करता है। ये दिखने में इस तरह का होता है, ठीक है, और इस तरह का। और इसमें रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। इसमें जो 7 पर है यहां पर न्यूट्रल होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहां इस तरफ में एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अगर हम 7 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब आप कहेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो होते ही नहीं है, और जो पीएच है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही कलर शो करता है। तो बेसिस की प्रॉपर्टी, बेसिस का जो कलर है वो हमें कैसे मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं हम ये वाला फिगर। इसमें आप देखेंगे कि ये 0 से लेके 14 यानी कि ये भी एक पीएच पेपर ही है। कंसंट्रेशन देखेंगे आप यहाँ पर, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो कि कंसंट्रेशन इसका शो कर रखा है हमें ब्लू कलर में, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है इसका कंसंट्रेशन हमें शो कर रखा है व्हाइट कलर में। तो आप देखेंगे जब 7 से कम है, 7 से कम इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। आप ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड 7 से कम में ये व्हाइट एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं, ठीक है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से कम है, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आप 7 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का एरिया इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं और हाइड्रोजन आयंस भी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर यह देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, इसीलिए ये जो सब्सटेंस होंगे 7 से इस तरफ वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने समझा पीएच स्केल के बारे में। अब देखते हैं यूजेस या फिर इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच के यूजेस क्या होते हैं या फिर इंपोर्टेंस क्या होते हैं, ये जरूरी क्यों होता है हमारी लाइफ में। तो इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जो पीएच है उसको हम डिजिटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो ज्यादातर आरओ टेक्नीशियंस के पास अवेलेबल होते हैं, इससे हम डिजिटली भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रीडिंग आएंगी 0 से 14, जैसा इसमें आप देख सकते हैं 4.40 पीएच रीडिंग आई हुई है, इस तरह से ये शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं यूजेज या फिर इंपोर्टेंस। फर्स्ट है इसमें आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक के पीएच के बीच में काम करती है। अगर हमारा पीएच लेवल 7 से कम या फिर 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर कोई रेन हो रही है तो उस रेन वाटर का पीएच लेवल 5.6 से अगर कम हो गया तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। थर्ड है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारी जो स्टमक होती है, पेट में हमारे HCl प्रोड्यूस होता रहता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें से HCl लगातार रिलीज होता रहता है, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसका पीएच लेवल जो है वो 1 या फिर 1.2 के बीच में कहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5।
अगर हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके यानी कि हमारे दांतों का धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और इससे बचने के लिए हमें 2 टाइम सुबह और शाम ब्रश करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को अलग अलग तरह के पीएच की आवश्यकता होती है उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, और एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, इससे जो एनिमल्स है वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। आपने देखा होगा हनी बी यानी कि मधुमक्खी किसी को काट लेती है तो वहां पर सूजन आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है उसका स्टिंग हमारी बॉडी में रह जाता है। स्टिंग यानी कि जो डंक होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है, और उस स्टिंग से मेथोनिक एसिड लगातार रिलीज होता रहता है, और ये एसिड जो है बहुत पेनफुल होता है। ये रिएक्शंस करता है हमारे बॉडी सेल्स के साथ और हमें बहुत पेन करता है। ठीक है। एसिड्स और बेसिस के सभी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब हम देखेंगे सोल्ट्स के बारे में। सोल्ट क्या होता है? सोल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पर देख लेते हैं। जब कोई एसिड या बेस, जब एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें सोल्ट भी मिल जाता है। ठीक है। सोल्ट के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है उसको हम किचन में यूज करते हैं। साधारण नमक जो कॉमन सोल्ट होता है वो NaCl ही होता है, जिसे हम फूड्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। अब केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट्स। सोल्ट से हम कुछ केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है 1 से लेके 5 तक। ये केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं सोल्ट्स का यूज करते हुए, और इनको हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में, कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सोल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NaCl और वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा? तो NaCl हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और H2 यानी कि हाइड्रोजन में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होगी। ठीक है। क्लोरीन गैस जो है A4 एनोड पर रिलीज होगी। हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड यानी कि C4 कैथोड पर रिलीज होगी। और जो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सॉल्यूशन है ये प्रिपेयर होगा कैथोड के पास। ठीक है। जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसी के पास ये सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है। देखते हैं इसके यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के यूजेस। सो फर्स्ट है इसमें इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है सोप्स में और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल की रिफाइनिंग, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में, पेट्रोल अलग, डीजल अलग और अलग अलग तरह की जो भी चीजें होती हैं क्रूड ऑयल में, उनको रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो PVC पाइप्स या PVC प्लास्टिक होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ है इसमें ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। जो कीटाणु होते हैं किसी भी पौधों में या और कहीं पर, उनको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सोल्ट से हम जो केमिकल बनाते हैं उसमें सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2।
ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब स्लेक्ड लाइम होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है, उससे पास की जाती है, तो हमें मिलता है CaOCl। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके साथ साथ मिलता है हमें H2O यानी कि वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिपेयर होता है स्लेक्ड लाइम और Cl गैस के द्वारा। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज। जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटन और लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 होता है अमोनिया। इन सब का रिएक्शन जब कराया जाता है इकट्ठा, तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रॉपर्टीज हैं, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये माइल्ड यानी कि सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, और नॉन कोरोसिव बेस यानी कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, कभी खराब नहीं होता है। सेकंड है इसमें व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग के दौरान इसे हीट किया जाता है, इसका यूज आप समझ सकते हैं कुकिंग में होता है, तो जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है, यहां पर है NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है 3 अलग अलग सब्सटेंसेस में। फर्स्ट है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 गैस में। और ये CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज कैसे होता है CO2 का बात करेंगे आगे। बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एंटासिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी होती है तो एंटासिड राहत उसको आराम पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें एंटासिड में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। यानी कि आप कॉमनली जब एसिडिटी होती है किसी को तो सभी इनो प्रीफर करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो इनो में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें भी इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी गैस होती है आग बुझाने के लिए। ठीक है, CO2 आग आसानी से बुझा देती है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका यूज बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों मिलकर जो है वो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर का यूज पढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज जो है यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्टी एंड स्पंगी। ब्रेड्स और केक्स में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, और स्पंजी ये किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ये स्पंगी बनता है। ठीक है, सोल्ट से जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें फोर्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे हम केमिकल नेम में बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका। ठीक है, और H2O मीन्स हाइड्रेट, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा
जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं इनके दोबारा से इसमें वाटर ऐड किया जाता है और दोबारा से इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इट इज बेसिक सोल्ट, ये सोल्ट होता है, लेकिन किस टाइप का, किस नेचर का, बेसिक नेचर का ये सोल्ट होता है। सो इसे रिएक्शन के तरह से समझते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट, जब इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O यानी कि वाटर, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया जाता है तो ये बनता है Na2CO3 10H2O। 10 का मतलब होगा डेका, H2O मतलब हाइड्रेट, तो इसे बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं, नाम से ही आप समझ गए होंगे वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर भी देख लेते हैं सारी चीज। इट यूजेस इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लासेस की सफाई के लिए, सोप इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए, और पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका यूज किस चीज के लिए भी किया जाता है। बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ में है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, हम घर में जो साफ सफाई करते हैं उसमें कपड़े धोना हुआ या बर्तन साफ करना हुआ, उन सभी में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। फोर्थ है इसमें रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से जो हम केमिकल्स बनाते हैं उसमें फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नेम जो बोलेंगे वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मीन्स होता है हाफ और H2O हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम के बारे में बता देता हूं। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट वगैरह में यूज किया जाता है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एक टफ हो जाता है, जैसे सीमेंट हो जाती है, तो सीमेंट में जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O, जिसे मैंने बॉक्स में यहां पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, सो व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 273 केल्विन पर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। ये वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल त्याग देता है और बनता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लूज कर देता है। तो आप यहां पर देखेंगे CaSO4, यहां पर भी CaSO4 है, यहां पर भी CaSO4, अंतर क्या है इसमें, यहां पर है हाफ और यहां पर है 2। तो इस 2 मॉलिक्यूल्स में से 1.5 यानी कि डेड वाटर का मॉलिक्यूल जब ये लूज कर देगा तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसमें आगे है इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये POP जो है ये एक व्हाइट पाउडर होता है, जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। इसे केमिकली कैसे, रिएक्शन के तौर पर कैसे लिखेंगे, तो ये है CaSO4 हाफ H2O यानी कि ये है हमारा POP प्लस में 1.5 H2O, यहां पर है हाफ H2O हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां पर है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये दोनों मिलकर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल ये वाटर के बनाएंगे और CaSO4 एज इट इज रहेगा। ये बन गया हमारा यहां पर जिप्सम। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सो इसमें फर्स्ट है डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, डॉक्टर जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स यानी टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए POP का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयज कई ऐसे टॉयज होते हैं जो कि व्हाइट पाउडर ऐसे POP से बने होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, उस पे पेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस कोई सरफेस है घर में, कोई दीवार वगैरह को स्मूथ करने के लिए, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है।